हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। ये हम देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एनसीईआरटी से हम लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी में ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है जो भारत का भौतिक पर्यावरण के नाम से आती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। कल फर्स्ट पार्ट देखा गया था और उस पर रिलेटेड जो आपका फैक्ट्स थे उसके बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा की थी। भारत के संदर्भ में जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया, इन सभी की भी चर्चा की थी। बहुत आसान से प्रश्न उसमें कवर किए गए था। अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है, जो भूआकृति विज्ञान यानी भारत के भूआकृति विभाजन या भारत का भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो आपका जो है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एमपी वर्ग 1 या झारखंड पीजीटी या यूपी पीजीटी की बात करें, आरपीएससी ग्रेड 1 या असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी राजस्थान, कहीं का भी आप देखेंगे, यहाँ तक कि जनरल स्टडीज़ में भी ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ उन एग्ज़ाम्स के लिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और पूरा इसमें हम लोग एनसीईआरटी को भी देखेंगे, इसके अलावा उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे आपका। तो जो चैप्टर नंबर 2 है आपका ये है संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है। तो यानी कि इसका जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। तो इसका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग आ जाते हैं। लास्ट में आपको मैं आज इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं जो प्रमुख चैनल्स हैं, जैसे आपका 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोकोच चैनल, ठीक है, और इसके अलावा डंकन पास, ये सभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एनसीईआरटी को आप देख लीजिए। चूंकि एनसीईआरटी इसलिए यहाँ पे चल रहा है, एमपी वर्ग 1 की हम लोग बात करें, यहाँ तक कि केवीएस और एनबीएस के टोटल प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और इसीलिए एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और जहाँ जहाँ से पूछे गए प्रश्न हैं इसमें मैं मेंशन करते हुए चलता हूँ कि यहाँ पे किस किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखा करिए। चलिए, यहाँ पे देखिए मिट्टी की उर्वरता, कि आपने ये भी सोचा होगा अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार विभिन्न है, चट्टानों और मिट्टी आपस में क्या संबंध है, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए कि मिट्टी क्या है, तो असंगठित चट्टानें क्या होती हैं, मिट्टियाँ होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता धरातली स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। तो ये कहानी हो गई। चलिए आगे आते हैं। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका देखिए जीडीसी जो 30 क्वेश्चन आता है या हायर में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, और आपका यूजीसी नेट में तो ये नहीं पूछा गया, लेकिन टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आपका पृथ्वी की जो आयु दिखाई ये 46 करोड़ वर्ष पूर्व है। इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन भी इसमें देखे गए हैं। अब वो परिवर्तन कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देखते हुए चलिए। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय और अधःस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा का निर्धारण करता है। यानी धरातल पे जैसे आप पर्वत, पठार, नदियाँ ये सब बन रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ये लैंडफॉर्म जो बन रहे हैं ये पृथ्वी के अंतर्जात या बहिर्जात बल भ्रंश बन गया। ये अंतर्जात और बहिर्जात दोनों के परिणाम से होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के बारे में, ये इसके बारे में हमने पहले इसीलिए आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसका वीडियो ऐड है, प्लेलिस्ट में जाइए या आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिए, आप कोई भी कोर्स का टेस्ट सीरीज या कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर में जाइए और वहाँ पे आप देखिए। इसके अलावा आप इस मोबाइल नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8318011238। ठीक है, चलिए, तो इसमें दिया है कि इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। ठीक है, पहले जब थी ये आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी जो है इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान क्या हुआ कि यह प्लेट जो है काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट क्या हुई, उत्तर दिशा में खिसकने लगी। और उत्तर दिशा में खिसकते हुए जैसे आपका इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। अब इंडिया क्या है इससे ऊपर, पहले क्या था इसके दक्षिण में था। ठीक है, लेकिन इसका जब प्रवाह हुआ, आपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ाई है, ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ पे ये बता रहा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसका हिस्सा था।
तो इंडियन प्लेट के खिसकने से विभिन्न अवस्थाओं में इसे रेखांकित कर सकते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है, ये आप जानते हैं, और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि इंडियन प्लेट और ये इधर आपका यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों व प्लेटों के संचरण की अंतः, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आ जाते हैं हम लोग, अंतः क्रिया का परिणाम स्वरूप अस्तित्व में ये आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। चलिए, ये आपका आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत को कितने भूवैज्ञानिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भूवैज्ञानिक खंड। वैसे नॉर्मली आपका पूछेगा कि भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, बताइए। तो यदि हम लोग भौतिक विभाजन की बात करें तो एसपी चटर्जी के अनुसार, और एसपी चटर्जी ने भारतीय राजपत्र में जो मेंशन किया है उसके बारे में देखिए, भारतीय राजपत्र के अनुसार, ठीक है, जो भारत का विभाजन किया गया, भौतिक विभाजन, ये 4 भागों में किया गया था। कौन कौन से 4 भाग थे? एक आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है, और दूसरा आपका था विशाल मैदान, और तीसरा इसमें था जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, और चौथा जो था ये तटीय मैदान या द्वीप, ठीक है। ये 4 थे। किसने इसको किया, ये ध्यान रखिएगा, किसने डिवाइड किया है? ये एसपी चटर्जी ने, जो भारतीय राजपत्र था उसके आधार पे उन्होंने ये दिया है 4 पार्ट। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जो एनसीईआरटी है ये क्या कह रही है कि ये क्या है, ये भौतिक विभाजन है, ये क्या है, भूवैज्ञानिक विभाजन है। तो भूवैज्ञानिक खंडों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो भूवैज्ञानिक खंडों में ये आपका बेसिकली 3 भूवैज्ञानिक खंड पे है, ये भौतिक लक्षण है। एक आपका प्रायद्वीपीय खंड, एक आपका हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो गई, और तीसरा इसमें है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके यहाँ से आप डिटेल देख लीजिए इन तीनों के बारे में। सबसे पहले प्रायद्वीपीय खंड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा क्या है? कटी फटी है। और प्रायद्वीपीय खंड यहाँ पे देखिए आपका है, ये आपका जो भ्रंश घाटी है, इधर आपका ये प्रायद्वीप भी माना जाता है। दक्कन का पठार हो गया, ये छत्तीसगढ़ पठार, ये सभी आपका ये प्रायद्वीप वाले हिस्से हैं। जो कच्छ के रण से, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया, कच्छ के रण से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना व गंगा के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक ये जाती है। अब जो प्रायद्वीप है ये आपका हो गया। और प्रायद्वीपीय पूरा खंड की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका जो है, चलिए यहाँ से पूरा इंडिया का मैप मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का मैप ये आपके सामने है, और इधर से आप यहाँ पे, ये हो गया राजस्थान वाला एरिया, चलिए ये आपका रफली एक बना दिया। यहाँ समझने के लिए केवल ये है, गुजरात का कच्छ का रण यहाँ हो गया। अब देखिए अरावली यहाँ से चालू हो जाती है, और फिर ये कह रहा है कि दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ तक आपका आ जाता है, ठीक है। और ये आपका गंगा यमुना का मैदान, ये वाला आपका इसे काटते हुए ऐसे ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय खंड है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय खंड है, ठीक है। कह रहा है कि गंगा नदी के समानांतर जो राजमहल पक की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। तो यहाँ पे आपका राजमहल पहाड़ी हो गई, इधर आपका गंगा डेल्टा हो गया। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एलांग जो पठार है, ये देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था, यूपी टेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मेघालय पठार है या कार्बी एलांग पठार है, ये किसका हिस्सा है? ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पूर्वोत्तर में भी मेघालय पठार में भी ये प्रायद्वीप का विस्तार था, यानी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीप है इसका विस्तार यहाँ पे देखिए दिया है कि उत्तर पूर्व में कार्बी एलांग जो पठार है और मेघालय पठार है, तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछ दिया कि कार्बी एलांग या मेघालय पठार, ठीक है, ये किसका हिस्सा है? तो आप क्या बताएंगे? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब ये कैसे अलग होता है? यहाँ पे आपका मालदा गैप है, इससे आपका ये वाला क्या होता है, अलग होता है।
ठीक है। आगे देखिए पश्चिम बंगाल में, ये देखिए मेंशन भी किया गया, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित जो मेघालय व कार्बी आंगलांग पठार है, इनको छोटा नागपुर पठार से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है। राजस्थान में यह क्या करता है, प्रायद्वीपीय खंड जो है ये मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है, यानी कि जो राजस्थान वाला पार्ट है ये भी प्रायद्वीप का ही हिस्सा रहा है। प्रायद्वीप में कौन कौन सी चट्टानें, ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रायद्वीप में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें हैं, ये ग्रेनाइट और नीस, ये दो तरह की चट्टानों से बना हुआ है। कब बना था, ये कैम्ब्रियन कल्प से। यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ था, तो टाइम पीरियड याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार कैम्ब्रियन काल का बना है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट जो है समुद्र में डूबा हुआ था, और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से, ध्यान रखिएगा, एक किसका हिस्सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण जो है यहाँ पे कह रहा है कि इससे ये प्रभावित है। और नर्मदा, तापी, महानदी, ये की रिफ्ट घाटियां, अब देखिए यहाँ पे रिफ्ट वैली जो है ये कौन सी, महानदी हो गई, तापी हो गई और नर्मदा हो गई। तो नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। ठीक है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। कौन कौन सी अवशिष्ट पहाड़ियां, अरावली हो गई, नल्लामला, जावेदी, बेलीकोंडा, पालकोंडा, ये जो श्रेणियां हैं, और महेंद्रगिरी जो श्रेणी है, पहाड़ी है, ये सभी क्या हैं, ये प्रायद्वीप की हिस्सा हैं। जो किस प्रकार की पहाड़ी हैं, अवशिष्ट पहाड़ी, ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए जनरली हम लोग विंध्य, अरावली इनको जान रहे हैं अवशिष्ट, लेकिन आप पालकोंडा, बेलीकोंडा को नहीं जान रहे हैं। अब पालकोंडा, बेलीकोंडा, जावेदी, ये भी क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। यहाँ की नदी घाटियाँ कैसी हैं, उथली हुई हैं। ठीक है। और उनमें प्रवणता क्या है, यानी ढाल, प्रवणता का मतलब स्लोप, स्लोप क्या है, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वो उनमें कम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि प्रैक्टिकल में कह रहा है कि आप देखेंगे प्रवणता के बारे में, वो हम लोग देखेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ, इसके लिए फार्मूला होता है। तो पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा जो डेल्टा है वो इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय खंड, जो भूवैज्ञानिक खंड थे, 3 भूवैज्ञानिक खंड, एक प्रायद्वीपीय, एक हिमालय वाला, एक आपका जो है सिंधु गंगा मैदान। तो दूसरा जो है ये आपका हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं, प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। कठोर स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की जो भूवैज्ञानिक संरचना है कैसी है, तरुण भी है, दुर्बल भी है और लचीली भी है, यानी कठोर भी है, दुर्बल भी, लचीली भी है। ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक यानी कि जो बाह्य बल हैं, और अंतर्जनिक यानी जो आंतरिक बल हैं, ठीक है, इनकी अंतर क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। बहिर्जनित बलों में आप क्या करेंगे, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो पवन भी बल फोर्स लगाएगा। ठीक है। आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सभी आपका इसमें है। अंतर्जनित बलों में जो आपका प्रेशर जनरेट होता है, भूकंप हो गया, ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें जो है भ्लंसन होगा, वलन होगा, और क्या बनेंगे, थ्रस्ट बनेंगे, छेप बनेंगे। ये अंतर्जनित और बहिर्जनित क्रियाओं दोनों के फलस्वरूप इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली जो नदियां हैं, ठीक है, इनसे अपर्दन के फलस्वरूप पर्वत जो अभी युवा हैं, ठीक है, उसमें क्या बनेगा, उसमें गार्ज बनेगा, वी आकार की घाटी बनेगी, छिप्रिकाएँ यानी बनेंगी, और जलप्रपात भी बनेगा। ठीक है। तो ये किससे निर्मित हो गई, ये आपका नदियों के द्वारा निर्मित हो गई, ये भी आप यहाँ से याद कर लीजिए। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाते हैं, 2 तो हो गए हैं आपके। अब तीसरा जो भूवैज्ञानिक खंड है वो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो सिंधु गंगा जो ब्रह्मपुत्र मैदान है भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं 3 बार बता रहा हूँ आपको कि भूवैज्ञानिक खंड और भौतिक विभाजन में अंतर है। भूवैज्ञानिक खंड 3 है आपके, एक आपका प्रायद्वीपीय खंड है, एक आपका हिमालय वाला रीजन हो गया, और एक आपका ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है। ठीक है। तीसरा है कि तृतीय भूखंड में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान को शामिल किया जाता है। मूलतः यह भू अभिनति जियोसिंक्लाइन है, तो ये आपका मैदान है पूरा। ठीक है। यदि आप यहाँ से देखेंगे, ये आपका यूपी हो गया,
और इधर आपका ये मैदान, ये पूरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये पहले जियो सिंक्लाइन था। अब इनके जो अवसाद यहाँ पे गिरते गए, इसकी वजह से क्या हो, मैदानों का निर्माण हो गया। और इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत माला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ये जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण कब हुआ, तो ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग हुआ है। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ जो है यहाँ पे क्या करती थी, जो अपने द्वारा लाए गए अवसाद हैं उसमें ये जमा करती थी। और इन मैदानों में जलोढ़ की जो औसत गहराई है 1000 से 2000 मीटर है। चलिए, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट हो गया। अब सोचिए 1000 मीटर, 1000 यानी कि लगभग 300 350 मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 1000 से 2000 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर के आसपास आप समझिए। ठीक है, कहीं कहीं ये आपका क्या करेगा, फिट में दे देगा। अब फिट में देगा तो आपका 1 मीटर में ऑलमोस्ट आप 3 फीट करेंगे, तो इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3000 से 6000 फीट जो है ये गहराई हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि जलोढ़ की औसत गहराई जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पे कितना, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चीज़ आपने ऊपर पढ़ लिया जो कहानी, उससे ये पता चलता है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें महत्वपूर्ण अंतर है, कि कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है। ठीक है, इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भूआकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भूआकृति और उच्चावच पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया टोटल क्या, भूवैज्ञानिक संरचना। अब भूआकृतियों की बात कर लें, भारत की भूआकृतियाँ। किसी स्थान की भूआकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि भूआकृति क्या है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भूआकृति उस स्थान की संरचना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और डेवलपमेंट, यानी कि स्टेज। ठीक है, तो इनकी क्या है, ये इन अवस्थाओं का परिणाम है। भारत में धरातली विभिन्नताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्रों में क्या है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति भी है, जिसमें आपका क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेकों चोटियां भी पाई जाती हैं, घाटियां भी हैं, और क्या है, महाखड्ड भी हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत एक क्या है, स्थिर है, परंतु क्या है, ये कटा फटा पठार है, जहाँ पर अपरदित चट्टान खंड और कगारों की भरमार भी है। इन दोनों के बीच जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान भी यहाँ पे है। ठीक है, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृति में डिवाइड किया जाता है। चलिए, ये आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हमने आपको बताया कि जो भारत का भौतिक विभाजन हुआ था, और भौतिक विभाजन में हमने कोट किया एसपी चटर्जी को। ठीक है, एसपी चटर्जी को, और कोट किया भारतीय राजपत्र। इसके अकॉर्डिंग जो भारत का भौतिक विभाजन 4 प्रकारों में रहा है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या किया, मोटे तौर पे भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में डिवाइड किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, भू आकृति विभाजन की बात करेगा, भू वैज्ञानिक विभाजन की बात करेगा, तो भू वैज्ञानिक विभाजन में 3 खंड आ जाएंगे। भू आकृति में जो है आपका ये टोटल 6 है, मेंस में भी ये लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृति खंडों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब यहाँ पे यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, अब ये कह रहा है कि चलिए कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो ये आपका क्या है, ये पूरी पर्वतमालाएं हैं। इधर आपका पूर्वोत्तर में ये पर्वतमालाएं हो गई। तो पहला रीजन आपका क्या हो गया, ये हो गया 1 नंबर पे। दूसरा देखिए उत्तर का मैदान, तो ये वाला गंगा ब्रह्मपुत्र वाला ये जो मैदान है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है, ये आपका 2 नंबर पे हो गया। अब आगे आइए 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार ये आपका पूरा रीजन हो गया। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। और उसके बाद भारतीय मरुस्थल,
इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ से मरुस्थल में आ जाइए आप ग्रीन कलर में, ठीक है। हालांकि मरुस्थल हरा भरा नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव सोच रखिए, जल्दी हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक। तो ये हो गया आपका 3 नंबर पे हो गया ये, 4 नंबर पे हो गया प्रादीपी पठार, 5वें पे आपका है तटीय मैदान। तो तटीय मैदानों की हम लोग बात कर लेते हैं। तटीय मैदान आपका ब्लैक कलर, ठीक है। अब तटीय मैदान में देखिए आपका क्या हो गया, ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। ये भौतिक विभाजन चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद द्वीप समूह, यहाँ पे आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इधर आपका लक्षद्वीप वगैरह है, ठीक है। ये हो गए द्वीप समूह। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 पार्ट हो गए। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो तटीय मैदान है इसको अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जाना गया है। उसको हम लोग यहाँ पे अभी बहुत डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि आगे द्वीपों के बारे में या तटीय मैदान आपको पढ़ना है, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब इन 6 जो पार्ट आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है, चलिए यहाँ पे इसको कलर कर दे रहे हैं ब्लैक से। ये आपका हो गया पर्वत पठार वाला, ये हो गया मैदान वाला। अब एक एक करके पढ़िए। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, ठीक है। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये देखिए पूरा फिगर आ गया है। तो फिगर हम लोग पहले इसको पहला पढ़ लीजिए थ्योरी, फिर हम आपको फिगर दिखाते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि संरचना और भू आकृति विज्ञान, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ भी इसमें शामिल है, यानी हिमालय भी है और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें बृहद हिमालय भी है, ठीक है। बृहद हिमालय, पार हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक, यानी 4 प्रकार इसकी हैं। तो जो हिमालय है इसकी पर्वत श्रृंखलाएं जो यहाँ पे समानांतर दी गई, यानी ग्रेट हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर क्या है, फैली हुई हैं। यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो गया, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम से, ये आपका नॉर्थ और वेस्ट, ये वाला साइड हो गया उत्तर पश्चिम, और इधर से इधर आपका फैली हुई है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपका ये यही तो होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से चलेंगे कश्मीर से उत्तर पश्चिम हो गया, और इधर आप आ जाएंगे नीचे इधर पूर्वोत्तर के आसपास, तो ये आपका क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये जो विस्तार है इसका, ठीक है, ये कहाँ से है, उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व दिशा में है, ये पूछा गया प्रश्न है। और दार्जिलिंग और सिक्किम में जो हिमालय का विस्तार है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है, दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पश्चिम की ओर ये घूम जाती है। ये लाइन आप याद रखिएगा, कथन कारण में पूछा जा सकता है और एग्जामों में पूछा गया है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया कि हिमालय जो है किन राज्यों में उत्तर दक्षिण दिशा में उसका विस्तार है, तो मिजोरम और नागालैंड में, मणिपुर में, ठीक है, तीनों में। बृहद हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि पूर्व पश्चिम जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मानचित्र में स्पष्ट है, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व एशिया देशों के बीच मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। इसमें देखिए आपका देशों का नाम बताइए उपमहाद्वीप में जो है, तो ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें दिया है कि हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। तो ये आप जानते हैं कि हिमालय यदि नहीं होता तो जो सर्द हवाएं आती हैं ये अपने यहाँ पहुँचती, और हमेशा जो है यहाँ पे बर्फ की स्थिति बनी रहती। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों में भू पर्यावरण हिमालय का प्रभाव बता सकते हैं, तो ये देखिए कह रहा है कि दक्षिण एशिया के देशों में भू पर्यावरण पर जो हिमालय का प्रभाव रहा है, क्या रहा है, ठंडी हवाओं को रोकता है ये, ठीक है, वर्षा भी कराता है ये। तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, फिगर पे।
फिगर एक बार आपको दिखा दें फिर। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका काराकोरम जो पूछा जाता है, क्रम पूछेगा। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ठीक है, और ये आपका पीर पंजाल है। यहाँ पे देखिए, ये आपका कैलाश श्रेणी है, ये आपका देखिए एवरेस्ट श्रेणी है। ठीक, ऊपर से नीचे तक क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। अब इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं, KLJ, कल जाएंगे PD लेने, PD प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो ये क्रम आप उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा। और UGC नेट में आप लोगों का एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, और उसमें पूछा था दक्षिण से उत्तर आप बताइए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आपका उत्तराखंड में ये पर्वत है, कामेट है, ये आपका नंदा देवी है, ठीक। ये आपका K2 जो है, ये काराकोरम का पार्ट है, यानी कि इसी की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। और यहाँ पे देखिए, आपका मकालू पर्वत हो गया, कंचनजंगा यहाँ पे है। और ये यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट, फिर आपका ग्रेट हिमालय है, फिर आपका मिडल हिमालय है, और ये लास्ट में क्या है, आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है। यहाँ पे आपका धौलागिरी है, ये अन्नपूर्णा चोटी है नेपाल की, ये आपका नेपाल है ना पूरा। और इधर आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। यहाँ पे आपका भूटान है। और यहाँ पे आ जाइए, इधर देखिए, नागा श्रेणी है, पटकई भूम है, मीजो श्रेणी है, ये सभी क्या है, दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार। गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये आपका इसका पार्ट है। ये जो प्रादीपी खंड है, इसका विस्तार आपका यहाँ तक है। ये टोटल आपका क्लियर हो गया होगा। अब उत्तर का विशाल मैदान पे आ जाइए, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान पे अभी आज हम लोग इतना ही रखते हैं। उत्तर का विशाल मैदान हम लोग कल देखेंगे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने आपसे कहा था कि उसको यहाँ पे कराना है, तो उसको अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा हो चुका है थ्योरी एक पार्ट। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। अब यहाँ पे आइए, एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, एक स्लाइड ऐड कर दे रहे हैं, इसी स्लाइड को जूम करके इसी पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि हम लोग चैनल की बात करेंगे, क्योंकि चैनल, ढेर सारा चैनल आपसे पूछा जाता है, और ये एग्ज़ाम में आप गलत कर जाते हैं। है तो आसान चीज़, पढ़ा तो आपने कई बार है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं। पहला कल हमने ये बताया था, जो पुडुचेरी है, कल का थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। पुडुचेरी, ये आपका जो यूनियन टेरिटरी है, ये 4 जिलों में है, 4 जिले हैं इसके, और ये 3 राज्यों में है। एक आपका आंध्र प्रदेश में है, और आपका तमिलनाडु में, ठीक है, और आपका किस में है, केरल में। केरल में इसका कौन सा जिला है, माहे है। आंध्र प्रदेश में यनम है, और तमिलनाडु में आपका कराईकल जिला, और प्लस जो है पुडुचेरी खुद है। ये 4 जिले, ये कल वाला था, क्योंकि फैक्ट है इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़, कल हमने ये मेंशन किया था आपसे कि मैं यहाँ पे बात करूँगा आपका ये जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यवस्था में, जैसे आपने 12 नाटिकल मील पढ़ा था कल, ठीक है, उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इस हिसाब से जो भारत की टेरिटोरियल सी होता है, यानी प्रादेशिक जो सीमा होगी, ये आपका होगा, या क्षेत्रीय सागर जिसे कह सकते हैं, ठीक है। यही आपका कितना होता है, 12 नाटिकल मील होता है, 12 समुद्री मील होता है, ठीक। और इस एरिया में क्या होता है, ये प्रादेशिक या क्षेत्रीय
सागर इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल जैसे भारत का है 12 नॉटिकल मील, तो पूरा एकाधिकार किसको रहेगा, भारत को रहेगा। भारत इसमें खनन करे, ठीक है, जो भी इसको करना है वो वहाँ पे कर सकता है। उसके बाद दूसरा इसमें आता है जो जिसका एरिया होता है कितना, 24 नॉटिकल मील। तो 24 नॉटिकल मील में, और कल हमने मेंशन किया था एक नॉटिकल मील में कितना होता है, और एक जो धरातल पे मापी जाती है, ठीक, एक मील, उसमें कितना अंतर होता है। तो 24 जो नॉटिकल मील है इसमें क्या कर सकता है, इसमें भारत को किस चीज़ की अनुमति रहती है, भारत इसमें आपका साफ सफाई कर सकता है। इसके अलावा सीमा शुल्क यानी कस्टम जो ड्यूटी लगती है, ध्यान रखिएगा, कस्टम ड्यूटी ये आपका किस एरिया में लगेगी, एक कॉन्टिग्यूअस जोन में, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप इसे कहेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, तो इसमें भारत क्या करेगा, साफ सफाई, कस्टम ड्यूटी के जो वित्तीय अधिकार है वो इसको प्राप्त है। और तीसरा इसी का ही पार्ट है जो है आपका EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, ये आपका होता है 200 नॉटिकल मील, ठीक है। इसमें भारत को जैसे जो नए द्वीप हो गए, ठीक है, नए द्वीप का निर्माण करना और रिसर्च करना इसमें, ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका क्या करना है, दोहन करना है। इसकी भी छूट इंडिया को यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो आएगा 200 नॉटिकल मील के बाद जो एरिया आता है वो हाई सी का होता है। और हाई सी का जो एरिया है यहाँ पे कोई भी राष्ट्र आके, यानी सबके लिए ये छूट होता है, कोई भी आके अपना यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, ठीक। इसीलिए आपने ये देखा था जो डियागो गार्सिया द्वीप है हिंद महासागर में, ठीक है, यहाँ पे, तो इस पे जो है ब्रिटेन या अमेरिका ने अपना बेड़ा, पहले ब्रिटेन ने रखा था, अभी अमेरिका ने अपनी यहाँ पे फौजें तैनात की हैं। और अमेरिका ये कहता है कि भाई मैं इसलिए यहाँ पे हूँ ताकि ये आस पड़ोस वाले मारपीट न करें, क्योंकि हिंद महासागर के तटीय देश लगभग 50 के आसपास हैं टोटल, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल 45 या 48 समथिंग है, तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो अमेरिका की ये रणनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हिंद महासागर की भू राजनीति आपके सिलेबस में भी मेंशन है, चाहे आप झारखंड, राजस्थान या यूपी, एमपी, ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने ये एग्जाम होते हैं हर जगह आप देखेंगे इनका सिलेबस भी वहाँ पे मेंशन किया गया है कि हिंद महासागर की भू राजनीति आपको पढ़नी है, क्योंकि भविष्य में यदि आप फॉरेन मिनिस्ट्री में जाते हैं, जियो पॉलिटिक्स, अब वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पे, ठीक है। इतना तो आपका हो गया क्लियर। अब आइए जल डमरू मध्यों पे, ठीक है। पहला तो आप देखिए 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल ये किसको किसके बीच है, ये आपका मालदीव और मिनिकॉय है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो 9 डिग्री चैनल ये आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। और छोटे लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे और रूपों में भी जान सकते हैं इसको, तो अभी पहले इतना ही रट लीजिए। 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच है। और जो आपका ग्रैंड चैनल है, ग्रैंड चैनल ये आपका इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है, ठीक है, द्वीप है ना इंडोनेशिया का, सुमात्रा और निकोबार के बीच है। नेक्स्ट है जो पाक जल संधि है आपकी, तो पाक जल संधि ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। और लेवल पे जाएंगे आप, राज्यों की बात करेंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु और श्रीलंका, या फिर आप भारत और श्रीलंका कर सकते हैं, ठीक है। और डंकन पास ये कई बार पूछा है,
ठीक है। डंकन पास ये आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। और नेक्स्ट है आपका जो कोको स्ट्रेट है, कोको जल संधि। तो कोको जल संधि ये आपका कोको द्वीप है ना, ठीक है। कोको द्वीप जो किसका द्वीप है, ये आपका म्यांमार का है। म्यांमार का जो कोको द्वीप है और जो आपका नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान, इनके बीच है, ठीक है। पाक की खाड़ी ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी ये भी आपका भारत श्रीलंका के बीच है, ठीक है। लक्षद्वीप जो सागर है, सेतु समुद्रम परियोजना, एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेतु समुद्रम परियोजना ये आपको किसको जोड़ती है, ठीक है। ये आपका मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, मन्नार को पाक से। तो ये टोटल आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपको जानना है। और इसके अलावा और भी फैक्ट्स हर एक वीडियो में आपका इस तरह से फैक्ट रहेगा। अब देखिए एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, प्रथम मानचित्र। तो ये किसने बनाया था, ये एनबिले महोदय ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, एनबिले ने बनाया था इसको। और भारत में जो 3 सागरों का संगम कहलाता है कौन सा है, ये आपका है क्या, कन्याकुमारी। 3 सागर उधर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी वाला, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखिएगा यहाँ पे। इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा आपका कोई सुझाव हो तो आप उसको ज़रूर बताइए, ठीक है। और जो ये चैनल है इसको आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसका पूरा टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो पीडीएफ सब अवेलेबल है। और उसके लिए आपको क्या करना है, जीएस बाय दिवाकर सर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।